हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं कोलबर्ग के नैतिक विकास का सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। देखिए, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं और हर स्तर में 2 अवस्थाएं बताई हैं। टोटल 6 अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन इन्होंने 2-2 अवस्थाओं को एक साथ रखकर उसके 3 स्तर बना दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 स्तर हैं और हर एक स्तर में 2 अवस्थाएं हैं। इस प्रकार टोटल 6 अवस्थाएं हैं। ये 3 स्तर निम्न प्रकार से हैं। किस प्रकार से हम देखते हैं? पहला है प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत स्तर। दोस्तों, इसका नाम आप इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में नाम बदलते रहते हैं। जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता, देखिए, जैसे कि उसके जीवन में कोई घटना हुई, उसके जीवन में कोई अनुभव हुआ जो कि बाहरी था या फिर आंतरिक था, उसके बेसिस पर उसने नैतिक और अनैतिक क्या किया? नियम बना लिया। तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं। तो इस नैतिक विकास के स्तर को क्या कहा जाएगा? प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत स्तर। यानी इसमें व्यक्ति जो भी अनुभव करेगा उसके आधार पर वह नैतिक और अनैतिक किसी चीज को जिम्मेदार ठहराएगा। और देखिए, पहली अवस्था है आज्ञा और दंड की अवस्था। पहली अवस्था है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। दूसरी है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। तो इनका नाम आप इंग्लिश में याद रखिएगा। तो पहली अवस्था है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। कोलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। देखिए, इसमें क्या होता है? जब आप बच्चे को कोई गलती करने पर दंड देंगे, तब उसका नैतिक विकास होगा और उसके आधार पर वह किसी चीज को सही ठहराएगा, गलत ठहराएगा, या फिर नैतिक मानेगा या फिर अनैतिक मानेगा। परिवार के सभी सदस्य बच्चे को कुछ कार्य करने के आदेश देते रहते हैं। इन आदेशों का पालन न करने पर बच्चे को दंडित किया जाता है। इसलिए बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य है। जैसे आपने बच्चे को कोई कार्य दिया और बच्चा वह कार्य नहीं कर पाया या उसने कोई बड़ी गलती कर दी, तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे और उस दंड के आधार पर वह अपने दिमाग में एक नियम बनाएगा कि माता पिता या बड़े भाई या बड़ी बहन, दादा दादी या फिर नाना नानी जो कार्य मुझे करने को देते हैं उस कार्य को करना चाहिए, और इसके आधार पर वह नैतिक और अनैतिक के नियम को बनाता है। और देखिए, कम आयु में और अपरिपक्व होने के कारण बच्चा किसी कार्य को करने या न करने का निर्णय इसलिए करता है क्योंकि वह दंड से डरता है। देखिए, यदि आप बच्चे को कोई कार्य करने को देंगे, तो बच्चा पहले यह सोचेगा कि इस कार्य को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मुझे दंड मिलेगा यह कार्य न करने पर। तो इस प्रकार वह क्या करता है? अपने विकास को करता है, अपने मेंटल विकास को करता है। अर्थात आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह दंड से डरता है। अर्थात आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह दंडित न हो। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरुआत की अवस्था में दंड को ही बच्चे की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। जैसे चोरी करना गलत बात होती है। यदि बच्चा स्कूल से किसी की पेंसिल चुरा के लाता है या पेन चुरा के लाता है या कंपास चुरा के लाता है, और जब आप माता पिता होने के नाते जब आपको यह बात पता चल जाती है, तो आप बच्चे को क्या करते हैं? दंडित करते हैं, उसको दंड देते हैं। इसके आधार पर वह सीख जाता है कि चोरी करना क्या है? पाप कहलाता है, चोरी करना गलत होता है। अब देखिए, दूसरी अवस्था अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। इस अवस्था में आकर बच्चे के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। देखिए, बच्चे की जैसे जैसी उम्र बढ़ती जाएगी उसके अंदर परिपक्वता आने लगेगी।
मैच्योरिटी आने लगेगी। वह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है कि मेरी किन चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है और किन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। मुझे जीवन में क्या करना है, इस कार्य को करने से क्या होगा, इस प्रकार की इच्छाएँ उसके अंदर आने लगती हैं। उसके द्वारा उसकी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है। देखिए, जैसे यदि बच्चे को टॉफ़ी चाहिए होगी और झूठ बोलकर यदि उसे टॉफ़ी मिल रही होगी, तो वह झूठ बोलकर टॉफ़ी ले लेगा और झूठ बोलकर खिलौने ले लेगा। और देखिए, अगर भूख लगी है और चुरा कर वह कुछ खा लेता है, तो इन क्रियाओं को नैतिक आचरण ही समझता है। देखिए, जैसे बच्चे को भूख लगी और उसने भूख भूख के लिए किसी वस्तु को चुरा लिया, तो क्या होगा? वह नैतिक आचरण के अंतर्गत बच्चा मानता है। नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का अहंकार यानी ईगो होता है। यानी बच्चे के अंदर जो ईगो होगा, उसके बेस पर वह नैतिक और अनैतिक चिंतन करता है। अब देखिए दूसरी अवस्था क्या है? कन्वेंशनल यानी पारंपरिक स्तर, जिसे कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। देखिए, इस स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रशंसा की अवस्था, दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो अब देखिए हम एक-एक कर पढ़ते हैं। पहला है प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है, वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। देखिए, जैसे बच्चे ने कोई कार्य किया और आपने उसकी प्रशंसा कर दी, तो वह मोटिवेट होगा और बार-बार उस कार्य को करने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी तारीफ़ हो, उसकी प्रशंसा हो। जब उसे पता होता है कि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा पाने के लिए ऐसा करते हैं, तो दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षाएँ करने लगते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है, जब बच्चे अच्छा कार्य करने लगते हैं और दूसरे लोग उनकी तारीफ़ करने लगते हैं समाज में, तो क्या होता है माता-पिता उनसे क्या करने लगते हैं, ज़्यादा अपेक्षाएँ करने लगते हैं कि बड़ा होकर बच्चा यह करेगा, वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईआईटी, एनआईटी में जाएगा, यूपीएससी निकालेगा, एसएससी निकालेगा। तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। देखिए, जैसे कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है और माता-पिता, समाज के लोग उसे क्या कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसके अच्छे कार्य के करने के लिए, तो समाज के लोग उसे क्या करने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, उसे काम करने के लिए स्वीकृति देने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित और नैतिक मानते हैं, जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस और मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते। देखिए, जैसे बच्चे ने कोई कार्य किया और माता-पिता खुश हो गए, तो माता-पिता ने उसकी प्रशंसा की अन्य लोगों के सामने। उसने समाज में कोई कार्य किया, तो जो समाज के बुजुर्ग लोग हैं या समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उसको क्या करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। तो क्या होता है, स्कूल में जब उसकी प्रशंसा होती है, आस-पड़ोस में प्रशंसा होती है, परिवार में प्रशंसा होती है, दोस्तों में प्रशंसा होती है, तो इस आधार पर उसका क्या होता है, नैतिक विकास होता है। देखिए, इस अवस्था में बच्चे का चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। देखिए, उसका जो नैतिक विकास होगा परिवार से निर्धारित होगा और समाज के लोगों से निर्धारित होगा और उसे जो वातावरण दिया जाएगा, उसके आधार पर उसका नैतिक विकास निर्धारित होगा। दूसरा क्या है? सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। नैतिक विकास की यह उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोलबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुँच जाते हैं। देखिए, क्या होता है, आपके परिवार के लोग, समाज के लोग, आपके भाई-बहन जो होंगे, वह मैक्सिमम लोग इस अवस्था तक पहुँच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। देखिए, जब वह इस अवस्था में आता है, तो इस अवस्था से पहले वह समाज में जो उसकी प्रशंसा होती है, उसके बेस पर वह क्या करता है, नैतिक विकास करता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर स्वयं यह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहा जाता है। देखिए, जब बच्चा इस अवस्था में आता है, तब उसे यह पता चलता है कि यदि आप समाज के नियमों को नहीं मानेंगे, यदि आप अपने घर के नियमों को नहीं मानेंगे, तो वह सभी चीज़ें क्या होंगी, अनैतिक होंगी, अनमोरल होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाओं का क्रमिक अध्ययन किया है। यानी जो कोलबर्ग थे, उनने विकास की सभी अवस्थाओं का क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया है।
तीसरी अवस्था क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उत्तर परंपरागत या सिद्धांतवाद स्तर। कोलबर्ग ने अपने तीसरे स्तर को भी दो उप अवस्थाओं में बांटा है। पहला सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरा विवेक की अवस्था। और जो यह अंतिम अवस्था होती है, इस अवस्था तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, केवल गिने चुने लोग ही पहुंच पाते हैं। तो पहली अवस्था क्या है? सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति को नैतिक चिंतन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं। देखिए, जब बच्चा किशोर अवस्था में आएगा तब इस प्रकार का चिंतन शुरू होगा, और जब बच्चे इस प्रकार का नैतिक चिंतन करते हैं तो उनके सोचने समझने और उनके मेंटल डेवलपमेंट में काफी परिवर्तन देखने को आता है, और मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होने लगता है और बच्चे परिपक्व होने लगते हैं। अब वह व्यक्ति परस्पर लेने देने में विश्वास करने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। तो देखिए, समाज में जो नियम बनाए जाते हैं या देश में जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि देश में जो नियम बनाए गए हैं, समाज में जो नियम बनाए गए हैं, वह सबके हित के लिए बनाए गए हैं। देखिए, और वो हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, और जो देश में नियम बनाए गए हैं, जो समाज में नियम बनाए गए हैं, उनको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता तो व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता टूट जाता है। देखिए, यदि समाज में जो नियम बनाए गए हैं और देश में जो नियम बनाए गए हैं, यदि आप उन नियमों को नहीं मानेंगे तो क्या होगी? आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपकी इज्जत नहीं की जाएगी, और यदि आप गलत चीजें करते हैं तो आप जेल भी जा सकते हैं। अतः अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार और सुरक्षा देता है। देखिए, देश में जो नियम बनाए गए हैं, समाज में जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर व्यक्ति को समाज में क्या मिलती है? स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है और सुरक्षा मिलता है कि वह समाज में रह सकता है, समाज के नियमों को अपना सकता है और उनका दायित्व निभा सकता है। अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है, और यदि आप इन नियमों को नहीं मानेंगे तो ये क्या होगा? अनैतिक माना जाएगा। अब चौथा क्या है? विवेक की अवस्था। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की छठी व अंतिम अवस्था यही होती है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में अपना दृष्टिकोण भी विकसित कर लेता है। देखिए, जब व्यक्ति इस स्टेज में आता है तब नैतिक विकास उसका बहुत ज्यादा हो जाता है, और वह सही गलत, अच्छा बुरा सब चीजों के बारे में बहुत तर्क करके विचार करता है। व्यक्ति में विवेक पैदा हो जाता है। व्यक्ति अब अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों का स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। देखिए, जैसे ट्रैफिक नियमों को मानना चाहिए, लेकिन यदि किसी की जान बचानी होगी तो आप ट्रैफिक नियमों को नहीं मानेंगे और आप उसे जल्द से जल्द कहाँ ले जाएंगे? अस्पताल ले जाएंगे, जिससे उसकी जान बच सके। तो आपने यह निर्णय किस आधार पे लिया? अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे लिया, अपने व्यक्तिगत विचार के आधार पर आपने नैतिक और अनैतिक चीजों को क्या किया है? माना है। देखिए, और देखिए, अब व्यक्ति के नैतिक विकास एकमात्र आधार विवेक ही बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति नियमों का पालन स्वयं के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर करने लगता है। यानी व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है, उसके आधार पर, अपने सोचने समझने के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर वह किसी चीज को नैतिक और अनैतिक मानता है। इस अवस्था में व्यक्ति अब नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है। देखिए, कई बार समाज में ऐसे नियम होते हैं जो समाज को क्या करते हैं? व्यवस्थित नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब लोगों को पता चलता है तो लोग उन नियमों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि नेपाल में जैन जेट प्रोटेस्ट हुआ था, तो वह किस आधार पे हुआ था? इसी आधार पे हुआ था, क्योंकि वे नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते। अब व्यक्ति केवल विवेक के आधार पर जीवित रहने का आदी हो जाता है। यानी उसके सोचने समझने की क्षमता, उसके तर्क करने की क्षमता, साथ ही उसके सही और गलत के बारे में सोचने की क्षमता के आधार पर ही वह क्या करता है? किसी चीज को नैतिक और अनैतिक मानता है। और देखिए, और जो उसके स्वयं, देखिए, अब व्यक्ति का वही आचरण नैतिक होगा
जो उसके स्वयं के विवेक का समर्थन प्राप्त कर लेगा। यानी कि व्यक्ति ने जो नियम कानून बनाया अपने दिमाग में, उसके आधार पर वह नैतिक और अनैतिक का फैसला करता है। अब देखिए कोलबर्ग के सिद्धांत के मूल बातें क्या हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत पर आधारित नैतिक तर्क की जांच करने वाले अनेक अध्ययनों ने इस विषय के क्षेत्र से संबंधित मूल सिद्धांतों की पुष्टि की है। यानी जब कोलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया तो उस सिद्धांत के बारे में बहुत सारे लोगों ने अवलोकन किया, प्रैक्टिकल किए और उसके आधार पर उन्हें सिद्धांत दिए। क्रॉस सेक्शन आंकड़ों से पता चला है कि वृद्ध व्यक्ति युवा व्यक्तियों की तुलना में नैतिक तर्क के उच्चतर चरणों का उपयोग करते हैं। यानी जो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है वह जो यंग रहते हैं उसकी तुलना में ज्यादा क्या होते हैं, आदर्शवादी होते हैं और नैतिक मूल्यों को मानते हैं। जबकि अनुदैर्ध अध्ययन कोलबर्ग के चरणों के सैद्धांतिक क्रम के अनुसार ऊपर की ओर प्रगति रिपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त अध्ययनों से पता चला है कि चरणों की समझ संचयी होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 3 चरण को समझता है तो वह निम्नतर चरणों को समझता है। देखिए यदि व्यक्ति 3 चरणों को समझ जाएगा और 2 अवस्थाओं को समझ जाएगा तो वह आगे की अवस्थाओं को भी आसानी से क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। और देखिए लेकिन आवश्यक रूप से उच्चतर चरणों को नहीं, यानी जो आखिरी चरण होता है उस चरण तक अधिकतर लोग नहीं पहुंच पाते हैं। उच्चतर चरणों को समझना उत्तरोत्तर कठिन हो जाता है, यानी वह आसानी से उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा नैतिक विकास में आयु प्रवृत्तियों को क्रॉस कल्चरल समर्थन प्राप्त हुआ। देखिए व्यक्ति का जो नैतिक विकास है अवस्थाओं के अनुसार होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब वह ना ही नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है, क्योंकि उसके अंदर नैतिक विकास नहीं हो पाता है। अंत में आंकड़े इस दावे का समर्थन करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विकास के समान क्रम से आगे बढ़ता है। हालांकि विकास की दरें अलग अलग होंगी। नैतिक विकास का मापन कैसे किया जाएगा? देखिए हर व्यक्ति जो 6 चरण बताए गए हैं, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे इंडिया का बच्चा हो, चाहे यूरोप का बच्चा हो, चाहे रसिया का बच्चा हो, सभी बच्चे इस चरणों से गुजरेंगे और विकास की अवस्थाओं से गुजरेंगे और उसके अनुसार क्या करेंगे, नैतिक विकास करेंगे। और देखिए कोलबर्ग के सिद्धांत के विकास के बाद नैतिक तर्क को मापने के लिए कई मापन उपकरण विकसित किए गए। देखिए नैतिक तर्क को समझने के लिए, उसको जानने के लिए कि किस व्यक्ति में कितना नैतिक विकास हुआ है, क्या किया गया है, उनके लिए विधि बनाई गई, प्रयोग बनाए गए। कोलबर्ग का नैतिक निर्णय साक्षात्कार 1969 का एक लंबा संचित साक्षात्कार है जिसके लिए प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं और अंकदाताओं की आवश्यकता होती है। एक अन्य उपकरण जेम्स रेस्ट 1974 द्वारा विकसित परिभाषित मुद्दे परीक्षण, यानी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग समय पर क्या किए, परीक्षण किए। और देखिए प्रक्षेपी परीक्षणों से लेकर संरचित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनों तक ये सभी मापन नैतिक दुविधाओं से जुड़ी काल्पनिक कहानियों के एक समूह पर आधारित होते हैं। देखिए आपको पता होगा कि जब कोलबर्ग बच्चों का नैतिक तर्क जानना चाहते थे तो उन्हें एक कहानी सुनाया करते थे और कहानी के आधार पर वह बच्चों से पूछा करते थे कि क्या सही है और क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या नैतिकता है और क्या अनैतिकता। देखिए कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह उस कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है जिसका उपयोग उन्होंने स्वयं अपने शोध में किया था। इस कहानी को हाइंज दुविधा के नाम से जाना जाता है। देखिए कोलबर्ग की सबसे प्रसिद्ध कहानी और सबसे प्रसिद्ध प्रैक्टिकल यही है, हाइंज दुविधा, द हेंज डिलाइमा। देखिए कहानी क्या है। यूरोप में एक महिला थी जिसे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर था। उसकी जान बचाने के लिए केवल एक ही दवा थी। यह दवा एक स्थानीय फार्मासिस्ट ने हाल ही में खोजी थी। दवा बनाने में कुल $200 का खर्च आया था, लेकिन फार्मासिस्ट उसे $2000 में बेच रहा था। ठीक है। महिला का पति जिसका नाम हाइंज था हर किसी के पास मदद के लिए गया। उसने उधार लेने की कोशिश की लेकिन वह केवल $1000 ही इकट्ठा कर पाया, जो कि दवा की आधी कीमत थी।
हाइंज ने फार्मासिस्ट से मिन्नतें की और कहा, मेरी पत्नी मरने वाली है, कृपया मुझे दवा कम दाम में दे दो या मैं बाकी पैसे बाद में चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन फार्मासिस्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने यह दवा खोजी है और इससे पैसे कमाऊंगा। अब हाइंज निराश हो गया। उसने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उस रात फार्मासिस्ट की दुकान में घुसकर दवा चुराने का फैसला किया। ठीक है, अब कोलबर्ग ने क्या प्रश्न पूछा? कोलबर्ग ने यह कहानी अलग अलग उम्र के बच्चों और वयस्कों को सुनाई और उनसे पूछा कि हाइंज को दवा चुरानी चाहिए थी और क्यों। तो कोलबर्ग के लिए उत्तर हाँ या ना से ज्यादा महत्वपूर्ण कारण था, यानी व्यक्ति ने अपने नैतिक तर्क के किस स्तर की नैतिकता का उपयोग किया। यानी जब आपने नैतिकता का आंसर दिया कि चुरानी चाहिए थी दवा या दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, तो वह नैतिक स्तर के किस स्तर पे था, कौन सी अवस्था में था, इसका उन्होंने क्या किया? परीक्षण किया। अब और देखिए, कोलबर्ग अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को केवल हाइंज दुविधा तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कई अन्य कहानियों और परिदृश्यों का उपयोग किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि लोग विभिन्न संदर्भों में नैतिक तर्क कैसे लागू करते हैं। तो देखिए, कई बार उन्होंने अलग अलग प्रकार की कहानी सुनाई नैतिक विकास से संबंधित कि आपने कैसे उत्तर देंगे, और उन्होंने कई प्रकार की फिल्में दिखाई बच्चों को जिससे वह नैतिक उत्तर दे सकें। ठीक है, और देखिए, यहाँ एक और प्रसिद्ध दुविधा कहानी दी गई है जिसका उपयोग कोलबर्ग ने किया था, जिसे जो और उसके पिता की दुविधा कहा जाता है। अब देखिए, जो और उसके पिता की दुविधा, यह कहानी मुख्य रूप से स्तर एक पूर्व पारंपरिक नैतिकता के दो चरणों के बीच के अंतर को स्पष्ट करने में मदद करती है। कहानी क्या है? जो नाम का एक 14 साल का लड़का था, उसके पिता ने उसे वादा किया कि अगर वह पैसे बचाकर अपने लिए एक अच्छा बेसबॉल दस्ताना खरीदना चाहता है तो वह उसे अपने खेत के काम में मदद करने के लिए 50 रुपए प्रति घंटे देगा। जो ने कड़ी मेहनत की, पैसे बचाए, लेकिन उसे बेसबॉल दस्ताना खरीदने में थोड़ा समय लगा। इस बीच उसके पिता को कुछ तत्काल नकदी की जरूरत पड़ गई। शायद खेत के लिए बीज खरीदने थे या कोई बिल चुकाना था, और उन्होंने जो से वह सारा पैसा वापस मांग लिया जो उसने कमाया था। पिता ने कहा कि जो को पैसे वापस देने चाहिए। कोलबर्ग का प्रश्न है, क्या जो को अपने पिता को पैसे वापस देने चाहिए और क्यों? ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो आधार कोलबर्ग का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विचार पर आधारित है। नैतिक दुविधा, उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए हाइंज दुविधा जैसी काल्पनिक कहानियों का इस्तेमाल किया, जिसमें लोगों से पूछा गया कि किसी कठिन परिस्थिति में क्या सही और क्या गलत होगा। और स्तर और चरण, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर यानी लेवल्स और प्रत्येक स्तर में 2 चरण यानी स्टेज, कुल मिलाकर 6 चरण बताए हैं। सार्वभौमिकता, उनका मानना था कि ये चरण एक निश्चित क्रम में होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं यानी यूनिवर्सल होते हैं, सभी का विकास इसी के अनुसार होता है। अब देखिए, नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण क्या हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, पर मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं। देखिए, पहला है स्तर 1 पूर्व पारंपरिक नैतिकता, आयु 4 से 10 वर्ष की अवस्था है। इस स्तर पर बच्चे बाहरी कारकों जैसे सजा या इनाम के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं, यानी आप बच्चों को सजा देंगे या आप बच्चों को इनाम देंगे, उसके आधार पर वह किसी चीज को नैतिक और अनैतिक बताते हैं। देखिए, चरण 1 क्या है? आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखीकरण, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। क्या है? सही व्यवहार, सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना है। बच्चे नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। देखिए, जैसे आज्ञाकारिता क्या होगी? यदि बच्चे आपकी आज्ञा मानेंगे तो आप उनको क्या देंगे? इनाम देंगे, और यदि बच्चे आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो आप उनको दंड देंगे। इसके आधार पर वो क्या करते हैं? नैतिक विकास करते और नैतिक और अनैतिक चीजों को डिसाइड करते हैं। चरण दूसरा क्या है? व्यक्तित्व और विनिमय। देखिए, सही व्यवहार वह है जो किसी को अपनी जरूरतों को पूरा करता है। तुम्हारी पीठ खुजाओ, मैं अपनी खुजाऊंगा। देखिए,
जैसे एक बच्चे ने इस उम्र में या इस स्टेज पर एक बच्चे ने किसी बच्चे को चॉकलेट दी, जब उसने उस बच्चे को चॉकलेट दी, जब उसके पास चॉकलेट होगी तो वह दूसरे बच्चे को भी चॉकलेट देगा। जब एक बच्चे ने एक बच्चे की पीठ खुजाई तो दूसरा बच्चा भी उसकी पीठ खुजाएगा जब वह कहेगा। जैसे एक बच्चे ने एक खाने की रोटी एक बच्चे को दे दी तो दूसरा बच्चा जब वह खाने की रोटी मांगेगा तो रोटी दे देगा। लेकिन यदि एक बच्चे से टॉफी मांगे जाने पर वह टॉफी नहीं देता है तो जब बच्चा उससे टॉफी मांगेगा तो वह टॉफी नहीं देगा। यानी जैसे को तैसे का नियम चलता है। यहाँ इनाम प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है। यानी आप क्या करेंगे, यदि आप किसी बच्चे को इनाम देंगे तो वह इनाम के आधार पर नैतिक और अनैतिकता मानेगा। अब देखिए दूसरा क्या है स्तर, पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मोरलिटी क्या है। इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक मानदंडों, अपेक्षाओं और कानूनों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। समाज में जो नियम कानून है, देश में जो नियम कानून है, उन नियम कानून के अनुसार वह अपना व्यवहार दर्शाते हैं ताकि अनुमोदन प्राप्त कर सके, यानी सम्मान प्राप्त कर सके, उनकी प्रशंसा की जा सके, सामाजिक व्यवस्था बनाए रख सके। और समाज चूंकि नियमों के आधार पर चलता है तो समाज में व्यवस्था बनी रहे, इसलिए वह क्या करते हैं, नियमों को मानते हैं। अब देखिए चरण तीसरा क्या है, अच्छे पारस्परिक संबंध, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय और गुड गर्ल। देखिए सही व्यवहार वह है जो दूसरों को खुश करता है या जिससे सामाजिक अनुमोदन यानी प्रशंसा मिलता है। देखिए अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का नियम इस नियम पर आता है। क्यों, यदि आप किसी की मदद करते हैं, चाहे वो किसी जानवर की मदद करें या समाज में किसी इंसान की मदद करें, तो क्या होगा, आपको अच्छा लड़का और अच्छी लड़की कहा जाएगा और समाज में आपकी क्या होगी, प्रशंसा होगी। और जब आप दूसरों को मदद करेंगे तो इससे क्या होगी, आपको भी खुशी मिलेगी और उस व्यक्ति को भी खुशी मिलेगी। चौथा चरण क्या है, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, यानी मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर। सही व्यवहार कर्तव्य निभाना, कानूनों का पालन करना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। नियमों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि वे कानून है। देखिए इस चरण में क्या होता है, आप नियमों को मानते हैं। जैसे ट्रैफिक नियमों को मानना चाहिए, आपको हमेशा दाएं साइड या बाएं साइड ही रोड के चलना चाहिए, बीच रोड से नहीं चलना चाहिए जब आप पैदल चलते हैं। तो इसमें जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों का आप 100% क्या करते हैं, पालन करते हैं। तीसरा चरण क्या है, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। कई वयस्क इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। इस स्तर पर व्यक्ति अपने स्वयं के नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं, भले ही वे समाज के कानूनों के विरुद्ध हो। देखिए आपको पता होगा कि समाज में बहुत सारा सुधार हुआ है, समाज में बहुत सारे नियमों को बदला गया, जैसे सती प्रथा को बदला गया है। तो सती प्रथा को क्यों बदला गया था, क्योंकि यह अनैतिक था, इसलिए सती प्रथा को बदला गया। और भी चीजें बदली गई समाज में। तो ये सब क्या है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी इंसान अपनी सोच के आधार पर ही और इंसान अपने तर्क और वितर्क के आधार पर ही नैतिक और अनैतिक चीजों को मानता है। चरण पांचवा क्या है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। देखिए क्या है, व्यक्ति यह समझने लगता है कि कानून सामाजिक अनुबंध है जिन्हें बदला जा सकता है यदि वे लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं। बहुमत की भलाई को महत्व दिया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, आप नियमों को बदल सकते हैं। जो नियम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होंगे, देश के हों चाहे समाज के हों, आप उन नियमों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और ये बदलेंगे क्यों नियम आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्या हो सके, मदद हो सके। अब है छठवां चरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। क्या है इसका, नैतिक निर्णय अमूर्त सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों जैसे न्याय, समानता, मानव अधिकार द्वारा निर्देशित होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आप अपनी अमूर्त सोच के दौरान कल्पना के आधार पर और यूनिवर्सल नैतिक सिद्धांतों के आधार पर, जैसे बच्चों को या लोगों को न्याय मिलनी चाहिए, लोगों को समानता के अधिकार मिलने चाहिए, लोगों को मानवता के अधिकार मिलने चाहिए, सभी लोगों को जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, ये सिद्धांत इस पर बेसिस होते हैं जो व्यक्तिगत विवेक से उत्पन्न होते हैं। यह नैतिकता का सर्वोच्च स्तर है।
देखिए, चूंकि जो पांचवा स्तर था, आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसकी जान बचाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल को नहीं मानेंगे और आप ट्रैफिक सिग्नल के नियम को तोड़ते हुए उसे अस्पताल ले जाएंगे और उसकी जान बचाएंगे। तो यह आपने कैसे डिसाइड किया? यह अपने आपने विवेक के आधार पर, अपने तर्क वितर्क के आधार पर और सोचने की क्षमता पर आपने क्या किया? डिसीजन लिया। तो दोस्तों, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत खत्म हो चुका है। इसके टोटल 3 वीडियो आए हैं। एक तीसरे वीडियो मैंने केवल इन 6 चरणों को अच्छे से समझाया है। तो मैंने कैसा पढ़ाया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।